क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। हम डिस्कस कर रहे हैं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका जो फेज 2 है उसमें फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। सो फुल सिलेबस टेस्ट जो है नंबर 6, इसमें वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें लीस्ट करेक्ट परसेंटेज थी। हर टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड किया गया है। हर एक क्वेश्चन के साथ में जनरली आप देखेंगे एक छोटी वीडियो क्लिप आपको मिली है जिसमें उसका बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। कुछ में ऑडियो क्लिप आपको मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद ये वाले वीडियोस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इस पेपर को कर रहे हैं, हमें फीडबैक ये मिला कि उसमें कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को या तो लैंग्वेज में या समझने में या कंसेप्चुअल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए उनको एनसीईआरटी के रेफरेंस में एक बार हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में। सो देखिए बड़े ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा गलत हुआ वो ये है, एडेप्टेशंस फॉर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। यहां पर मुझे दो चीज समझनी होगी। एक तो एडेप्टेशन कहते किसे हैं। सो एडेप्टेशन कहते हैं किसी भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में एक तो रिसोर्स यूटिलाइज कर पा रहा है। सो इसका मतलब इसकी मदद से जो रिसोर्सेज है उनको क्या कर रहा है, यूटिलाइज, और नंबर 2 रिप्रोड्यूस कर पा रहा है और प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है। पहली बात तो एक तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि इवोल्यूशन कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को। सो इवोल्यूशन इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, डिसेंट का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। पेरेंट्स की जो एडेप्टेशन है वो किसको पास ऑन हुई है, प्रोजेनी को हुई है। हालांकि पूरी तरह रिजेंबल नहीं करते, उन जैसे भी हैं उनसे अलग भी हैं, थोड़े से चेंज भी हैं। इस कंटेक्स्ट में हमने कई बार डिस्कस किया है कि इवोल्यूशन कहा जाता है। अब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एडेप्टेशन अगर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की होगी तो तभी होगी जब वो पास ऑन होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, इट मस्ट बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी। दैट मीन्स इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स विच आर इनहेरिटेड। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी। 2-3 लाइन बताता हूं। नेचर फिटनेस के लिए सेलेक्ट करती है, फिटनेस उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है विच आर इनहेरिटेड। फिर देख लीजिए, सो इट इज द फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। फिर वो कह रहे हैं कि एक जेनेटिक बेसिस होना चाहिए, और इसी चीज को वो कह रहे हैं, एक और तरीका है आपको कहने का, वो ये है कि एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, इट हैज अ जेनेटिक बेसिस। सो बार बार आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि ऐसे किसी भी एडेप्टेशन का फायदा नहीं है जो एक्वायर्ड ट्रेट हो, वो पास ऑन नहीं होगा। अगर आप पहला वाला स्टेटमेंट देखें, डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ये एक्वायर्ड ट्रेट होगा, ये पास ऑन नहीं होगा। सो ये तो आंसर हो नहीं सकता। डेवलप आफ्टर अ पॉपुलेशन एनकाउंटर्स अ चेंज इन एनवायरनमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता देता हूं, ऑल म्यूटेशंस आर प्री एडेप्टिव इन नेचर। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैंने किसी जगह पर डीडीटी छिड़का और वहां पे कुछ मच्छर बच गए तो उनमें म्यूटेशन डीडीटी छिड़कने के बाद नहीं हुई है, वो पहले से म्यूटेशन थी, वो सेलेक्ट हो गए, वो यहां पर बच गए। ये बात याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में जो बिस्टन बेटुलेरिया मॉथ जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, उसके दोनों वेरिएंट कभी भी पूरी तरह गायब नहीं हुए थे। जो बेटर एडेप्टेड था वो एनवायरनमेंट में बच गया था। ये वो क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता चल गया ये भी आंसर नहीं है। फोर्थ को मुझे पक्के तौर पे पता है कि आपने बिल्कुल भी इसमें परेशानी हुई नहीं होगी। सो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 3 है, एडेप्टेशंस फॉर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस आर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट। तो देखिए बेटे, यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, ये शब्द क्या लिखा है, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यहां चले जाइए, यहां क्या लिखा है
कि टोटल सोलर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका करीब 50% PAR होता है। सो इसका मतलब पहले तो ये समझिए कि जो टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसका 50% R होता है, और अगर 50% R होता है तो उसका 2 से 10% प्लांट कैप्चर कर पाता है। सो ये जो 2 to 10% मेजॉरिटी में आपने आंसर लगाया ये गलत है। ये तब ठीक होता अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन यहां पर होता, लेकिन क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या है बेटे, इसका 50% है, तो करेक्ट आंसर टोटल का कितना होगा, 1 to 5%। मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ EcoR1 इज एक्सपेक्टेड टू अपीयर इन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA ऑफ 10,000 बेस पेयर्स लेंथ विल बी। सो देखिए बड़े ध्यान से, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये सीक्वेंस लिख लेते हैं। आपको पता है GAATTC, और ये 3 प्राइम मैंने एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस लिख ली। दूसरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपको पता है इनवर्स पैलिंड्रोम होता है। इसी डायरेक्शन में 5 प्राइम में अगर दूसरे स्ट्रैंड को भी पढ़ें तो सीक्वेंस सेम होगी। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। बड़े ध्यान से ये बात देखिए। अब आप सोचिए कि DNA कितने लेटर से लिखा है। DNA की लैंग्वेज 4 लेटर से लिखी है। कौन कौन से? A, T, G और C, और कहीं पर भी किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली 1/4 होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे किसी जगह पर सबसे पहले G चाहिए तो इस G के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, फिर A चाहिए, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी। हर बार ये प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ गए। तो तीसरी बार भी A आ जाए, फिर हमने कहा ये यहां पर T आ जाए, यहां T आ जाए, यहां C आ जाए, तो मैंने 6 बार 1/4 लिख दिया। राशनल आपकी समझ में आ गया कि इनके हर बार अपने इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, क्योंकि आपके पास 4 बेसिस है। अब ये सारे एक साथ हो जाए, इनकी इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी। सो ये प्रोडक्ट रूल याद रखिएगा, अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/4096 ये नंबर आना चाहिए। एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, और फिर अगर आपने इसको 10,000 से डिवाइड कर दिया तो इमीडिएटली यू गेट समथिंग इन एक्सेस ऑफ अ स्लाइटली लेस देन 2 ये नंबर आना चाहिए। तो कम से कम कितनी बार आनी चाहिए? ये 2 बार आनी चाहिए। सो क्या ये आंसर आपको समझ में आ गया? ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। 10,000 बेस पेयर में कम से कम 2 बार EcoR1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस आने की संभावना है। ये क्वेश्चन KVPY एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था। इसकी सिग्निफिकेंस समझिए नीट में क्या है। आप ये जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो DNA है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन वो भी ATGC से लिखा है। तो बैक्टीरिया मान लीजिए RY13 स्ट्रेन ही है, तो उसके अपने DNA पर अपने ही एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस जरूर होगी, क्योंकि आप समझ गए वो तो मिलियंस ऑफ बेसिस की बात हो रही है, यहां तो 10,000 में ही 2 बार आ गया। सो यहीं से वो क्वेश्चन आता है जो आपने किया हुआ है कि बैक्टीरिया अपने ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने ही DNA को कैसे प्रोटेक्ट करता है, मिथाइलेशन से। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, पहले तो बेटे ये शब्द देखिए क्या लिखा है, डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन विल ऑलवेज बी अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन एक्टिव हो नहीं सकता। अगर ये डिफ्यूजन है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। मैंने आंख बंद करके हटा दिया कि ये स्टेटमेंट तो ठीक नहीं हो सकती। इट कैन नॉट हैपन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, और कोई भी चीज जिस पर हाइड्रोफिलिक मोइटी है वो इसके अक्रॉस आसानी से डिफ्यूज नहीं कर पाएगी। उसके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, और ये काम एक प्रोटीन करेगा। लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले ही चाहिए। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो ये डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन में आप बाहर से
कोई केमिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं कर रहे हैं, ग्रेडियंट पहले से ही होना चाहिए। ये जो प्रोटीन है ये जगह प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि बाकी जगह से ये जा नहीं सकता है, लेकिन ये एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं इस ग्रेडियंट को। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? सो अब हमें समझ में आ गया कि इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द मेम्ब्रेन प्रोटीन सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटे? इनकरेक्ट है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। फिर आपकी एनसीईआरटी पर आ जाते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, सब्सटेंसेस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मोइटी दिस विल बी डिफिकल्ट टू पास। इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है बेटे? फैसिलिटेट, क्योंकि ये खुद नहीं जा पा रहे हैं, आपने इसको फैसिलिटेट कर दिया। ये फैसिलिटेट कहां पर होता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन पर। वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? साइट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दे डू नॉट सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेटअप नहीं करते हैं, वो ग्रेडियंट पहले से ही होना चाहिए। अ ग्रेडियंट मस्ट already be present for molecules to diffuse even if facilitated by the proteins. I hope this is now absolutely clear. एक और क्वेश्चन है, दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल। सो उम्मीद है अब तक आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक आपके पास रिंग है, इसे आप एक जगह से काट दीजिए तो एक ही टुकड़ा रह जाएगा, दो नहीं होंगे। सो अगर कोई गोल चीज है उसको आपने एक ही जगह से काटा तो हम क्या कह रहे हैं कि उसका टुकड़ा तो कंप्लीट जो है फ्रेगमेंट एक ही रहेगा, दो फ्रेगमेंट नहीं होंगे। सो आंसर विल बी ऑप्शन 1, आंसर विल नॉट बी ऑप्शन 2। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें गलतियां करी। तो देखते हैं एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। एडेप्टेशंस फॉर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस आर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा हमने कहा कि टोटल परसेंटेज, अब याद रखेंगे हम पार में पूछा है कि टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में पूछा है कि क्या परसेंटेज है जो प्लांट कैप्चर करते हैं। तीसरी चीज ये आपको कैलकुलेट करना आ गया। अब आप समझ गए, दो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर एक साथ हो रहे हैं तो साथ होने की प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी इसका प्रोडक्ट होती है। अगर आप देखें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफ्यूजन है, फैसिलिटेट क्यों करना पड़ रहा है, हाइड्रोफिलिक मोइटी में प्रॉब्लम क्या है और क्या ग्रेडियंट पहले से ही होना चाहिए। इसके अलावा दिस वाज अ सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं बेटे। डू नॉट फ्रेट अ लॉट अबाउट इट, ज़्यादा सोचा नहीं करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस गलत होने के बारे में। तो बहुत जल्दी FST 7 के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।